नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दक्षिण भारत के एक और राज्य में अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। आज केरलम में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर वीडी सतीशन ने शपथ ली और इस बड़े मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री और बड़े नेता मौजूद थे। मंच पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने जिस तरह वीडी सतीशन को गले लगाकर बधाई दी और उसके बाद मंच पर उनसे मिलने आई एक वृद्धा से राहुल गांधी जिस प्यार और सम्मान के साथ मिले, आज सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें और वीडियो छाए रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ अपने इस चैनल पे भी, और ये तस्वीरें जो हैं छाई हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर और पूर्व सीएम पिनरई विजयन भी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर उपस्थित थे। केरल में इस राजनीतिक सौहार्द को एक मिसाल की तरह पेश किया जा रहा है। इससे पहले तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह बाकी दलों के नेताओं से मुलाकात की, उसे भी एक अच्छी मिसाल माना जा रहा है। बीजेपी यानी मोदी राज में विपक्ष के साथ नफरती व्यवहार करने की एक परंपरा चल पड़ी है, उसे दक्षिण से आई ये तस्वीरें तोड़ रही हैं। इधर केरल में सरकार बनते ही चुनावी वादों पर काम भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने आज एक पोस्ट में लिखा भी कि केरल की जनता ने इस सरकार के लिए संघर्ष किया, उनकी आवाज ही सरकार का मार्गदर्शन करेगी। वीडी सतीशन जी और संपूर्ण मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई, जो अब हर केरलवासी की आवाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। केसी वेणुगोपाल जी को धन्यवाद, जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व अग्रिम पंक्ति से किया। ये जीत यूडीएफ के हर कार्यकर्ता और डिजिटल योद्धा की है, जिन्होंने इस अभियान के दौरान अथक बलिदान दिया। अब काम शुरू होता है। राहुल गांधी की इस पोस्ट से जाहिर है कि केरल में कांग्रेस अपने जनाधार को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। दरअसल उत्तर भारत से कांग्रेस को मिल रही निराशा पर दक्षिण भारत से छलक रहा उत्साह भारी पड़ चुका है। कांग्रेस ने बिना किसी दिखावे या बड़बोलेपन के जनता के बीच अपनी पैठ का एहसास देश को करा दिया है। और केरलम में कब सरकार गठन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या कांग्रेस में फूट पड़ेगी, ऐसे कई सवाल मीडिया में बेवजह उछाले जा रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने वीडी सतीशन को बधाई देने के साथ साथ वेणुगोपाल को खास धन्यवाद कहकर बता दिया कि सबको बराबरी का महत्व दिया जा रहा है। इधर सतीशन ने शपथ लेने के बाद पद संभालते ही कैबिनेट मीटिंग की और कुछ चुनावी वादे भी पूरे किए। कांग्रेस ने इस पर लिखा है, साफ साफ कांग्रेस यहां लिख रही है कि केरलम की जनता के लिए सौगात, केएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस सफर, आशा वर्कर्स के मानदेय में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, प्री प्राइमरी टीचर, कुकिंग स्टाफ और हेल्पर के वेतन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी, और सीनियर सिटीजन के लिए एक खास मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, हम हैं कांग्रेस अपने चुनावी वादे पूरे कर रही है और वहीं बीजेपी भी अपनी लीक पर ही चल रही है। जी हां, बीजेपी अपनी लीक पर चल रही है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। और अब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य से भी बुलडोजर राजनीति की खबरें आ रही हैं। जी हां, बल्कि सीएम शुवेंदु अधिकारी ने तो आज यहां तक कह दिया है कि जैसे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रुकी, वैसे ही बंगाल में भी बंद होगी। दरअसल पार्क सर्कस इलाके में रविवार को यानी कल पशु वध पर प्रतिबंध, धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक और सरकार द्वारा तिलजाला में एक कारखाने को गिराए जाने के विरोध में भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे, आपको याद होगा। इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। और इसके बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि धार्मिक नारे लगाते हुए अचानक पत्थरबाजी करने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई थी। मेरा मानना है कि अब कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में पत्थरबाजी को पूरी तरह से रोकने का समय आ गया है। यह धमकी भरी भाषा बता रही है दोस्तों कि बंगाल अब और कितना बदलने वाला है।
जी हां, ये धमकी भरी भाषा बता रही है कि बंगाल अब और कितना बदलने वाला है। इधर ममता बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी सरकार की बुलडोजर नीति का विरोध किया है और उसके विरोध में उन्होंने लिखा है कि घरों से लेकर फेरी वालों तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। बंगाल में बुलडोजर की राजनीति नहीं चलती। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ भय, बल और विध्वंसकारी अभियानों के जरिए शासन नहीं किया जा सकता। आज हम जो देख रहे हैं वो बंगाल के लोगों की गरिमा पर हमला है। दिहाड़ी मजदूर, सड़क किनारे विक्रेता, छोटे दुकानदार और संघर्षरत परिवार जिन्होंने ईंट ईंट जोड़कर अपना जीवन बनाया है, हावड़ा स्टेशन के आसपास बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान, तिलजाला और पार्क सर्कस की सड़कों पर भड़कता असंतोष और आक्रोश और अचानक बेघर और आजीविका से वंचित हुए लोगों में बढ़ती हताशा एक ऐसी सरकार को उजागर करती है जो मानवता से ज्यादा दिखावे की दीवानी है। जो सरकार पहले विध्वंस करती है और बाद में सुनती है, वो बंगाल की आत्मा को ही भूल चुकी है। वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि कोई राज्य अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, न कि इस बात से कि वो उन्हें कितनी जल्दी मिटा सकता है। जी हां, संस्कृति, करुणा और दमन के प्रतिरोध पर बने राज्य में बुलडोजर शासन की भाषा नहीं बन सकते। जी हां, ये बात सब कुछ कह रही हैं यहां ममता बनर्जी। अभी सरकार बने 10 दिन भी नहीं हुए और जिस तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है, उससे जाहिर है कि आने वाले 5 साल बीजेपी के लिए शेर की सवारी करने जैसे साबित होंगे। वहीं केरल और उससे पहले तमिलनाडु में सत्ता में शामिल कांग्रेस के हौसले अब और मजबूत हो रहे हैं। अगले साल के चुनावों के मद्देनजर मोदी ने, चुनाव आयोग ने, बीजेपी ने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या इन तैयारियों पर भारी पड़ेगी कांग्रेस? और इन सब के बीच आज शीर्ष अदालत, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल नियम है और जेल अपवाद। बेल नियम है और जेल अपवाद, यह सिद्धांत गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए मामलों में भी लागू होता है। और यह बात आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। इसके साथ अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने ही पुराने फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम अदालत ने की टिप्पणी, ये जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी को यूएपीए मामलों में लंबित जमानत याचिकाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। गौरतलब है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी और यह टिप्पणी तब की है जब एक अन्य यूएपीए मामले में आरोपी सैयद इफ्तिकार अंद्राबी को जमानत देते समय की गई है। अंद्राबी पर मादक पदार्थों की सप्लाई यानी नशीले पदार्थों की सप्लाई के जरिए आतंकवाद को फंडिंग करने का आरोप है और वो पिछले 6 वर्षों से जेल में बंद था। जम्मू का रहने वाला है अंद्राबी और 6 वर्षों से जेल में बंद था और सुनवाई के दौरान अदालत ने 2021 के भारत संघ बनाम के नजीब मामले में ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया। उस फैसले में 3 जजों की पीठ ने कहा था कि अगर किसी आरोपी के मौलिक अधिकार, विशेष रूप से शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो संवैधानिक अदालतें यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत भी जमानत दे सकती है। ये जमानत उस समय के नजीब को दी गई और इसी को आधार बनाते हुए यहां पर आज फिर अंद्राबी को जमानत दी गई है। लेकिन यहां सुप्रीम अदालत ने और 2 जजों की बेंच ने साफ साफ कहा है कि जब इन दोनों को जमानत मिल सकती है तो फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत क्यों नहीं मिल सकती? गुलफिशा फातिमा को जमानत मिल सकती है, लेकिन इनको क्यों नहीं जमानत? और सबसे बड़ी बात, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां, इन दोनों जजों की बेंच ने कहा कि यह पहली बार देखा जा रहा है कि 3 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच, यानी जो ऊपरी बेंच हैं, जो बड़ी बेंचें हैं, उन बेंचों के जो डिसीजंस हैं उनको छोटी बेंचें जो हैं वो नहीं मान रही हैं। छोटी पीठ अगर नहीं मान रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के प्रति भी प्रतिरोध की भावना नजर आ रही है। हालांकि यह सेंटेंस उन्होंने कहा नहीं है, यह मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं।
बहुत खुले तौर पे कह रहा हूं, कोर्ट का मामला है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अपनी ही एक बेंच के फैसले पर सवाल उठाए हैं, क्या उसके बाद उमर खालिद की जमानत की उम्मीद बढ़ेगी? क्या अदालत एक महत्वपूर्ण भूल सुधार कर पाएगी? और इन सब के बीच कांग्रेस की मजबूती क्या मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगी? ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के बीच उधर पश्चिम बंगाल में भी 370 का जो खौफ दिखाया जा रहा है, उस पर भी ये सारी चीजें कहां जाके टिकती हैं? ये सारी चीजें जो हैं आपके मौलिक अधिकारों के हनन पर जाकर टिकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब आज ये फैसला सुनाया, जमानत दी अंद्राबी को, तो आर्टिकल 21 का जिक्र किया, जहां आपकी अपनी स्वतंत्रता का मामला बनता है। आइए